नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी ने मोदी और राजीव कुमार दोनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आज इस पूरे वीडियो को 3 कड़ी में समझना होगा और तीनों को जोड़ना होगा। पिछले कुछ वक्त से आप लगातार सुन रहे होंगे कि इंडिया अलायंस में दरार पड़ गई है, इंडिया अलायंस टूट गया है, बिखर गया है। वही इंडिया अलायंस जिसने नरेंद्र मोदी को 240 पर रोक दिया, भाजपा को 240 पर रोक दिया और बैसाखी के सहारे सरकार चलाने को मजबूर कर दिया। ये इंडिया अलायंस मोदी की निगाहों में सरकार बनाने के बाद भी खटक रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस ही मोदी के आगे की राह में सबसे बड़ा बैरिकेडिंग है। अब ये गोदी मीडिया के सहारे नैरेटिव चलाना शुरू हुआ कि इंडिया अलायंस टूट रहा है, बिखर रहा है। उसमें संजय राउत जैसे बड़बोले नेताओं ने भी अपनी भूमिका निभाई, लेकिन 24 घंटे में कैसे पूरा खेल बदला है। उस खेल बदलने में कुछ और आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो 39 लाख का एक खेल एक्सपोज हो गया। यह भी सामने आ गया कि जितने वयस्क मतदाता यानी बालिग, जितने वयस्क नागरिक हैं, जनता है, उससे ज्यादा मतदाता कैसे संभव है। इस बात को समझने के लिए मैं सरल भाषा में बताऊं तो 18 साल से ऊपर का जो कोई भी लड़का होता है, लड़की होती है, यानी पुरुष या महिला, 18 साल से ज्यादा उम्र होती है, बालिग माने जाते हैं और 18 साल पहुंचने पर ही वो मतदाता बनता है या बनती है। तो अगर मान लीजिए किसी भी राज्य में 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, मात्र 1 लाख लोग, उस प्रदेश में 1,10,000 मतदाता कैसे संभव है? क्या ऐसा मुमकिन है? इससे बड़ा झोल हो ही नहीं सकता और इससे बड़ा प्रत्यक्ष सबूत भी नहीं हो सकता है। यह भी इस वीडियो का एक हिस्सा है। तो एक तो इस 39 लाख का खेल, और ये 39 लाख घूमता रहता है क्या, यह भी सवाल है। और इसके साथ ही साथ अब एक एक कागज मैच करने, मिलान करने के लिए राहुल गांधी ने तैयारी कर ली है। यानी आखिरी लड़ाई राजीव कुमार के साथ करने का मन बना लिए हैं और ऐलान भी आज हो ही गया। वो अब सिलसिलेवार तरीके से मैं शुरू करता हूं। मैंने कहा कि 3 घटनाएं हम जो 24 घंटे के भीतर देखेंगे। एक तो राहुल लगातार बिहार पर ध्यान दिए हुए हैं और बिहार गए एक खास वर्ग के मतदाताओं में जो एनडीए में माना जा रहा है, उनको टारगेट किया उन्होंने। और तेजस्वी और लालू यादव के साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन है, केमिस्ट्री है, वो पहले से जग जाहिर है। यानी बिहार के किले पर पहला फोकस। फिर दूसरा उत्तर प्रदेश चाहे देश की राजनीति हो, स्वयं में तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा ही है। अगर 240 पर मोदी को रोका गया है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का है। तो बिहार के बाद मैं दूसरे पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, खासकर उपचुनाव को लेकर के। पिछले 9 उपचुनाव में कांग्रेस किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ी, सब पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी थे। मिल्कीपुर के उपचुनाव में भी वही रहा। तमाम कयास लगने लगे और पेड मीडिया का ग्रुप, गोदी मीडिया का ग्रुप और गिद्धों का एक समूह ये लगातार ये चलाने लगे कि अखिलेश के बीच और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उसमें अजय राय के बयान या लोकल कांग्रेस नेताओं के बयानों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। कल जब हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां लिए लगाए हुए सांसद, विपक्ष के सांसद संसद में उतरे मैदान में, तो वहां पर 2-3 फोटोग्राफ्स ऐसे थे जो मोदी के लिए बिल्कुल आप कहें असहज करने वाले थे। वो बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे, एक तरफ एक हाथ में राहुल का हाथ और दूसरा हाथ अखिलेश के कंधे पर, एक दूसरे से हाथ मिला करके खड़े, बिल्कुल आत्मीय संबंध नजर जिसमें आ रहा, वो फोटो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। एक दूसरे से बात करते हुए झुककर राहुल और अखिलेश की फोटो। ये दूसरा झटका था। अभी कोई बड़ा सवाल नहीं पूछना है,
ये हमारा इंडिया का अंदर का मामला है, ये हम लोग सुलझाते रहेंगे। क्या चीज? 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। उन्हें एसओ की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, सीओ नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो वोट में कहीं ना कहीं आपको दे देंगे। कौन सिपाही पोस्ट होगा? क्या पीडीए परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई जब पोस्टिंग होगी तो उनके नाम देखे जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा। तो ये जो पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। बात ये वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन। जो है ही नहीं वोट, उनके भी डाल दिए। गाड़ी आई और गाड़ियों के नंबर हम कहो तो आपको दे दें। अब तीसरा झटका आज महाराष्ट्र, मैंने तीसरे राज्य, मैंने कहा कि मोदी को 240 रोकने में पहला राज्य अगर उत्तर प्रदेश था तो दूसरा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बुरी हार हुई, और इंडिया अलायंस के बिखरने को लेकर के अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य को के जरिए इस खबर को पुष्ट करने की कोशिश हुई, इस खबर को साबित करने की कोशिश हुई, तो वो महाराष्ट्र था। विधानसभा चुनाव में हार के बाद लगातार, खासकर संजय राउत की तो उसमें भूमिका भी है, बार बार उल जलूल बयानबाजी संजय राउत की, संजय राउत के बयानों के सहारे कि अब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों बिखर चुके हैं, तीनों का गठबंधन बिखर चुका है। मुंबई महानगर पालिका, बीएमसी के चुनाव ये अलग अलग लड़ेंगे, खत्म हो गया इंडिया गठबंधन। लेकिन आज एक साथ राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले एक साथ नजर आए। बीच में राहुल गांधी थे तो एक तरफ सुप्रिया सुले और एक तरफ संजय राउत। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तथ्य रखे गए वो बड़े जबरदस्त, हैरान करने वाले तथ्य थे। कुछ आंकड़े तो पहले भी लगातार हम चर्चा करते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इन आंकड़ों को लेकर के, संसद में उठाया था राहुल ने, लेकिन इन आंकड़ों को लेकर के प्रेस के सामने नजर आए। हालांकि टाइमिंग पर मेरे मन में अभी भी कुछ सवाल है, कुछ अंदेशा है। यह काम और पहले से होना चाहिए था, लगातार होना चाहिए था, पुरजोर होना चाहिए था, और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, सड़कों पर भी होना चाहिए था। लेकिन आज जब राहुल गांधी ने कुछ ऐसे तथ्य रखे, वो तथ्य राजीव कुमार एंड कंपनी में अब तक खलबली मचा चुके हैं। उन्होंने एक तो कहा कि वोटर लिस्ट एक एक पन्ना फोटो के साथ हमको दिया जाए, हम मैच करेंगे, और ये मांग लगातार कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस चुनाव आयोग जाकर के मुलाकात करके भी ये मांग कर चुकी है, लेकिन राजीव कुमार एंड कंपनी वो कागज देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कागज देंगे तो पकड़े जाएंगे तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट उनको बचा पाएगा? वो भी नहीं बचा पाएगा, फिर तो जेल जाना पड़ जाएगा। लेकिन आज फिर राहुल गांधी ने दोहरा दिया कि वो कागज चाहिए हमें, हम वो कागज मिलाएंगे। हमें सेंट्रलाइज्ड लिस्ट नहीं मिलती है, हमें बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड लिस्ट मिलती है। तो हमें सेंट्रलाइज्ड एक लिस्ट चाहिए और हमें फाइनल लिस्ट चाहिए, जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है लोकसभा और विधानसभा की। बड़ा सिंपल सा है, 15 सेकंड में भी ये इलेक्शन कमीशन हमें ये दे सकती है, बट नहीं दे रही है। कांग्रेस के मतदाताओं का नाम, अल्पसंख्यकों का नाम मतदाता सूची से काटा गया है। अब आते हैं आंकड़े पर। राहुल गांधी के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल वयस्क लोग, पुरुष महिला मिलाकर के 9,54,00,000 हैं, यानी 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोगों की कुल संख्या 9,54,00,000 है, जबकि मतदाताओं की संख्या 9,54,00,000 से ज्यादा थी विधानसभा चुनाव में। आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जितने कुल वयस्क लोग हैं उससे ज्यादा संख्या मतदाताओं की, यह संभव ही नहीं हो सकता। यह फर्जीवाड़े का सबसे पुख्ता सबूत है।
अब वो कुछ पुराने आंकड़े जिनको रखा उन्होंने आज फिर, और जिन पर फिर इस आईने में कि कुल वयस्क लोगों से ज्यादा मतदाता थे, इस आईने में इस आंकड़े को रखना जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 5 साल में कुल 32 लाख मतदाता बढ़े। 5 साल में कुल 32 लाख मतदाता। और अब लोकसभा चुनाव 2024 से विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के जो हुए, उसके बीच में 2024 में विधानसभा चुनाव, उसके बीच में कुल 39 लाख मतदाता बढ़ गए। ये आखिर कैसे संभव है कि इसी बीच में, मतलब 5 साल में जितने मतदाता बढ़े उससे ज्यादा मतदाता बढ़ गए 5 महीने 4.5 महीने के भीतर। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जितने कुल मतदाता हैं, भारत का ही एक राज्य है, उस राज्य में जितने कुल मतदाता हैं उससे ज्यादा मतदाता 4 महीने में बढ़ गए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्यूएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। दीज आर नॉट speculations, these are facts, and this is not our data, this is election commission data, these are election commission numbers। अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्यूएंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+% strike rate. What is the exact strike rate? 90% strike rate. Okay? These are facts. इसी बात को जब आज उठाया और फिर जब मतदाता सूची की मांग की, और जब इस मामले पर इलेक्शन कमीशन का मैंने थोड़ा और बैक में जाकर के पड़ताल की, उसको समझने की कोशिश की कि ये मांग तो लगातार हो रही है, इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तथ्यों के साथ इन सवालों का जवाब देंगे। कब देंगे जवाब? सवाल यह है कि आप जवाब कब देंगे? आपके पास जब इसमें तथ्य, क्या तथ्य, नया कोई तथ्य लाना है? तथ्य तो मतदाता सूची ही है। तथ्य मतदाता कैसे बढ़े ये है, इसमें कोई रिसर्च करना नहीं है। अब नया कोई बहाना गढ़ना हो, झूठ गढ़ना हो तो भले टाइम लग रहा हो, इसमें तो अगर दोपहर में सवाल हुआ तो 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। राजीव कुमार या उनकी कंपनी का कोई भी सदस्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं कि ये कागज है, ये कागज है, कौन सा चाहिए, कांग्रेस ले जाए, 4 दिन पढ़ ले, जांच कर ले और फिर आ जाए सामने। लेकिन ये साहस नहीं है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है, और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है। इसी बीच 17C पर मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। फॉर्म 17C को मतदान के तुरंत बाद वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया जाए, यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा, जो अक्सर हमारे साथ न्यूज लॉन्चर पर आप उनको सुनते होंगे, उन्होंने आलोक शर्मा और 2 और साथी हैं, उसमें जो है KL शर्मा, अमेठी वाले सांसद, वो भी एक पक्षकार हैं, उन लोगों के नाम के साथ एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई है
कि 17C का डाटा तत्काल पब्लिश किया जाए। अब 17C तो आप किनारे रखिए, पहला सवाल तो 17C तो मतदान के बाद आएगा। मतदान से पहले की प्रक्रिया, जब वोटर लिस्ट पर ही इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया, इतने गंभीर प्रश्न खड़े हो गए, तो पिटीशन में मुझे लगता है कि इस पक्ष को भी शामिल किया जाना चाहिए, और जो वोटर लिस्ट फोटो के साथ मतदाता जो है सूची जो चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, इसके लिए भी पिटीशन, या तो अलग से पिटीशन या पिटीशन में ही हिस्सा बना करके इसको, इस मामले को भी फर्दर प्रोसीड करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि नहीं देता है, या सुप्रीम कोर्ट भी कहता है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है मतदाता सूची देने की। इसकी भी परीक्षा होती रहे। हालांकि लगातार परीक्षाओं में सारे संवैधानिक संस्थाएं फेल हो रही हैं, लेकिन फिर भी परीक्षाएं जारी रहनी चाहिए। आखिर कब तक लोकतंत्र में अगर किसी भी एक तानाशाही विचार के सामने या तानाशाही प्रवृत्ति के सामने सभी नतमस्तक हो जाएंगे, सब कुछ अपना अस्त्र रख देंगे, अस्त्र यानी सवाल पूछने का, अपना हक मांगने का अस्त्र, इस अस्त्र को अगर आप सरेंडर कर देंगे, रख देंगे, तो फिर तानाशाही प्रवृत्तियां तानाशाही में परिवर्तित हो जाएंगी। जो प्रवृत्तियां नजर आ रही हैं, जो आदतें नजर आ रही हैं, वो आकार ले लेंगी अपना तानाशाही के रूप में, तानाशाह के रूप में। इसलिए ये पिछला 24 घंटा राहुल गांधी की राजनीति के इर्द गिर्द मैं बड़ा महत्वपूर्ण देखता हूं। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य, इन 3 राज्यों में विपक्षी एकता और राहुल गांधी की सक्रियता, सकारात्मक सक्रियता, और जो कहते हैं ना सतत सक्रियता, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत सक्रियता, ये नहीं कि पार्ट में पैचेज में सक्रियता हो, पार्ट एंड पैचेज में नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। सतत सक्रियता रही और एकता रही तो ठीक है। देखने में लगता है कि साल 2029 का आना है, लेकिन साल 2029 भी दूर नहीं रहेगा, और उसके पहले भी मोदी के लिए राह आसान नहीं होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। इतना निवेदन है कि इस वक्त यूट्यूब जिस भी वजह से, मैं फिर कहूंगा वजह नहीं हमें पता है, लेकिन जिस भी वजह से हो, लगातार आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं, जिस तरह से वीडियोज या खबरें हमारी देखी जाती थी, वो करीब करीब 80% घटी हैं, 70% घटी हैं। तो आप लोग खुद अपनी थोड़ी सी सक्रियता बढ़ा करके हमारी मदद करें, ताकि कम से कम हम दिन रात, अगर जो लगातार 15, 16, 17 घंटे हम लोग भी काम करते हैं, 18 घंटे 20 घंटे नहीं कर पाते मोदी जी जैसे, लेकिन 14-15 घंटे लगातार खबरों में रहते हैं, खबरें कहां से खोजते हैं, निकालते हैं लगातार, इसलिए कि आप तक जो खबरें दबाई हुई हैं, छुपाई हुई हैं, ढकी हुई हैं, वो खबरें आप तक पहुंचा पाए। जैसे चाबहार जो है बंदरगाह को लेकर के, चाबहार पोर्ट को लेकर के जो खबर है, ये खबर कहीं गोदी मीडिया में नहीं है, सब जगह दबा के रखी गई है, लेकिन हमने आप मिड डे मुद्दा में आपके सामने इस खबर को लाया। ये बहुत जरूरी खबर थी। इस देश के पूरे व्यापार, जो सेंट्रल एशिया में का रास्ता है व्यापार का, वो रास्ता बंद होने का अंदेशा है भारत के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, जो है इकोनॉमी के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी खबर थी, लेकिन दबी हुई खबर है। वो खबर हमने आपको पूरे तथ्य के साथ, एक एक तथ्य, एक एक नाम, एक एक कड़ी के साथ बताया। तो इसलिए इस दौर में हमारी मदद करें आप। मदद बस इतना ही हम मांगते हैं आज की तारीख में, कि आप खुद घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे पे आकर के देखें, कोई खबर नई तो नहीं आई, कोई नया वीडियो तो नहीं आया है, आप तक आए, आप अपने साथियों तक पहुंचाएं उसको। इतना ही निवेदन है। इजाजत दीजिए हमें। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, और जो भी मदद कर सकते हैं आप, वो करते रहिए। नमस्कार।